morning students, welcome to the class. Today we will start third chapter in your civics book, that is electoral politics, right? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को स्टडी करना। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? देखो, इलेक्शन डेमोक्रेसी में क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस के थ्रू क्या होता है? जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं ताकि वो सरकार चला सके, गवर्न कर सके, ठीक है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जो अलग अलग पार्टीज़ हैं, आपको पता है इंडिया में मल्टी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस में, और जिसके पास सबसे हाईएस्ट शेयर होता है वोटिंग का, वो फिर कंट्री को जो है गवर्न करती है, या अगर स्टेट इलेक्शन है तो स्टेट को गवर्न करती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का क्या इम्पोर्टेंस है, और इलेक्शंस में कंपटीशन क्यों ज़रूरी होता है, क्या सही है या गलत है। मतलब ये इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के थ्रू स्टडी करेंगे। सो ओपन योर सिविक्स बुक, पेज नंबर 56। बुक में आपका 4th चैप्टर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा 3rd चैप्टर है, ठीक है। ओवरव्यू देख लेते हैं। In chapter 2, we have seen that in a democracy, it is neither possible nor necessary for people to govern directly. चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 1 जो हमारा था, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी वाला, उसमें हमने पढ़ा था कि देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है, ना तो पॉसिबल होता है कि पूरे देश के कंट्री के जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो सब इकट्ठा मिलके जो है गवर्नमेंट चला सके, और ना ही ज़रूरी होता है कि सबके पास जो है इक्वल पार्टिसिपेशन हो। पार्टिसिपेशन का मतलब कि हर कोई जाके संसद में नहीं बैठ सकता, पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता, ठीक है। हर एक पर्सन जो है सरकार नहीं चला सकता। तो हम क्या करते हैं, हम अपने में से ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं वोटिंग के थ्रू, और वो फिर सरकार को चलाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो 30 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 30 के 30 करोड़ लोग थोड़ी ना सरकार चला सकते हैं। क्या होता है, हम जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू क्या करते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस में, उनको वोट करते हैं अपने पसंद के कैंडिडेट को, ठीक है। और जो पर्सन या जो पार्टी जो है इलेक्शन जीतती है, वो फिर सरकार को चलाती है, ऐसा ही होता है। The most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representatives. आज के टाइम में जो सबसे कॉमन टाइप है जहाँ डेमोक्रेसी का, जो सरकार चलाने का, वो है कि जहाँ हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू सरकार को चलाते हैं। हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हमने वोट दिया, यानी कि वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपने अगर सपोज एक पार्टी को वोट दिया है, ठीक है, उसको मान लो 5,000 में से जो है 3,000 या 3,500 वोट मिले हैं, तो इसका मतलब 3,500 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आज के टाइम की सबसे जो है प्रिवेलिंग एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी की। In this chapter we will look at how these representatives are elected. इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है। We begin by understanding why elections are necessary and useful in a democracy. हम जो है शुरुआत करेंगे कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस क्यों ज़रूरी होते हैं और क्यों यूजफुल होते हैं। We try to understand how electoral competition among parties serves the पीपल। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन वही कि जब बहुत सारी पार्टीज जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करती है, तो क्या होता है, कंपटीशन होता है ना, सबके एक दूसरे के साथ compete करते हैं कि हमें ज़्यादा वोट मिले, ठीक है। तो ये जो पार्टीज़ के बीच में जो कंपटीशन होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, ये किस तरीके से लोगों को सर्व करता है। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक किस तरीके से बनता है। द बेसिक आइडिया हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। बेसिकली आप क्या समझेंगे इस चैप्टर के थ्रू कि जो आपका एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, दूसरी अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री के इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके इलेक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू असेस इलेक्शंस इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस यार्डस्टिक। मतलब इसी जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे के चैप्टर को स्टडी करेंगे कि इंडिया में किस तरीके से जो है इलेक्शंस होते हैं। वी टेक अ लुक एट ईच स्टेज ऑफ इलेक्शंस की जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, हम उन सभी स्टेजेस को देखेंगे।
फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज की। आपने छोटी क्लासेस में 7th या 7th में पढ़ा होगा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती है। क्या होता है? एक राज्य को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा जाता है, ठीक है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए चूज होता है। तो हम पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई कैसे जाती है, ठीक है। और कहाँ तक समझेंगे हम इसको? जब तक इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता। बीच के सारे जो प्रोसेस है उन सबको हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शंस इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर। इस चैप्टर के एंड तक हमें पता चलेगा कि इंडिया के इलेक्शंस जो होते हैं वो फ्री और फेयर हैं, यानी कि मतलब कि किसी भी इन्फ्लुएंस से फ्री हैं और फेयर हैं, यानी कि किसी तरीके का उसमें करप्शन नहीं होता। क्या ये सब चीज़ें मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं इंडिया में या नहीं है? हेयर वी ऑल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। भारत में फ्री और फेयर, फ्री का मतलब आज़ादी से इलेक्शन कराना, ठीक है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे या लोगों के ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर ना हो कि आपको इसी को वोट देना है, ठीक है। या फिर किसी दूसरी पार्टी का एक अलग पार्टी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। फ्री का मतलब यहाँ पे ये है कि आज़ादी से इलेक्शंस हो पाते हैं कि नहीं, और फेयर इलेक्शंस हो पाते हैं कि या नहीं। इसमें जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसका क्या रोल है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब चीज़ें भी हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वाई इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट। आधी रात के बाद का समय है। एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 hours in a chalk of the town is waiting for its leader to come। एक जो है एक्सपेक्टेंट मतलब एक कुछ क्राउड है, मतलब भीड़ है जो कि पिछले 5 घंटों से एक चौक पे बैठी हुई है, टाउन के चौक पे बैठी हुई है, जो कि अपने लीडर का वेट कर रही है कि कब उनका लीडर आएगा। द ऑर्गेनाइजर्स अश्योर एंड रीअश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हेयर एनी मोमेंट। जो ऑर्गेनाइजर हैं वो बार बार अश्योरेंस दे रहे हैं भीड़ को कि वो आपके लीडर जो है आने ही वाले हैं किसी भी समय। द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेनेवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे। जैसे ही कोई गाड़ी वहाँ से गुजरती है, जो क्राउड है, भीड़ है, वो खड़ी हो जाती है। इट अरोजेस होप्स दैट ही हैज़ कम। उनको उम्मीद जागती है कि शायद इनका जो लीडर है वही आ गया है। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति। लीडर कौन है? मिस्टर देवीलाल है, जो कि चीफ है हरियाणा संघर्ष समिति के। हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। ठीक है, जिनको जो है एक मीटिंग एड्रेस करनी थी करनाल में थर्सडे नाइट को। द 76-year-old लीडर इज़ अ वेरी बिजी मैन दीज डेज। ये जो 76 ईयर के जो लीडर है, ये इन दिनों बहुत बिजी हैं, ठीक है। हिज डे स्टार्ट्स एट 8 AM एंड एंड्स आफ्टर 11 PM। इनका दिन आज सुबह 8 बजे से शुरू होता है और रात 11 बजे खत्म होता है। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से लेके अब तक वो 9 इलेक्शन मीटिंग को एड्रेस कर चुके हैं। कहने का मतलब क्या है? इलेक्शंस आने वाले हैं हरियाणा में और उसके लिए जो लीडर है ये लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। Been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for this election। पिछले 23 महीनों से ये क्या कर रहे हैं? पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस कर रहे हैं कि किस चीज़ के लिए? जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। ये जो न्यूज़ रिपोर्ट आपने अभी पढ़ी है, ये क्या बताती है? जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हरियाणा में होने वाले थे 1987 में, उनके बारे में आपको बता रही है। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। 1982 से हरियाणा में किसकी सरकार थी? कांग्रेस लेड पार्टी, यानी कि कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी। चौधरी देवीलाल, then an opposition leader, led a movement called न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस। इसके बाद क्या होता है? जो चौधरी देवीलाल है, जो कि उस समय अपोजिशन के लीडर थे। आई होप आपको अपोजिशन का पता, लीडर का पता होगा। कौन होता है अपोजिशन? जो विरोधी पार्टी के लोग होते हैं, यानी कि जैसे मान लो 4 पार्टी इलेक्शंस में खड़ी होती है या 3 पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है। एक को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो जो है
रूलिंग पार्टी बन जाती है, सरकार चलाती है, सरकार बनाती है और सरकार को चलाती है। जो सेकंड हाईएस्ट वोट जिसको मिलते हैं वो क्या बनती है, मेन अपोजिशन पार्टी बनती है। ठीक है, मान लो इस समय कांग्रेस थी तो सेकंड नंबर पे जो भी पार्टी रही होगी उसके लीडर ये होंगे चौधरी देवीलाल, तो ये क्या बन गए, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। ठीक है, कि जो सेकंड हाईएस्ट वोट जिसको मिले उसके लीडर ये बन गए। ठीक है, तो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था न्याय युद्ध के नाम से, यानी कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय के लिए युद्ध, एंड फॉर्म द न्यू पार्टी लोकदल, और इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था लोकदल। हिज पार्टी ज्वाइंट अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस। इनकी पार्टी ने जो है दूसरी अपोजिशन पार्टी, और भी तो पार्टीज होंगी ना, उन सबको ज्वाइन कर लिया था, मतलब सबने मिलकर हाथ मिला लिया था ताकि जो ये कांग्रेस है मतलब ये जो कांग्रेस थी इलेक्शंस में इसके खिलाफ ये लोग लड़ सके। ठीक है, तो सारी जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी उन सब ने हाथ मिला लिया था, एक मतलब एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया था ताकि इलेक्शंस में कांग्रेस के सामने ये लोग खड़े हो सके। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वन द इलेक्शंस हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। देवीलाल ने कहा कि अगर इनकी पार्टी जो है इलेक्शन जीतती है तो इनकी सरकार वेव लोन्स मतलब लोन को माफ़ कर देगी किसानों के और छोटे बिजनेसमैन के। ठीक है, छोटे जो व्यापारी हैं और किसान हैं उनके लोन को माफ़ कर देगी। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। वो जो है प्रॉमिस करते हैं कि उनकी सरकार का पहला काम यही होगा कि अगर उनकी सरकार चुनी जाती है तो सबसे पहला काम वो क्या करेगी कि किसानों के और छोटे बिजनेसमैन जो हैं उनके ऋण को, कर्ज को माफ़ कर देगी। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। लोग जो है वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कौन सी थी, कांग्रेस, उससे नाखुश थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस। वो लोग जो है देवीलाल के प्रॉमिस से भी बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे कि हमारे जो है लोन माफ हो जाएंगे। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज। तो जब इलेक्शन होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवरवेलमिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा लोग इनको जो है वोट देते हैं, किसको, लोकदल एंड इट्स अलाइज का मतलब है जो इनके समर्थक दल थे। ठीक है, उनको जो है बहुत सारे वोट मिलते हैं। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स 176 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली में 90 में से 76 सीट किसको मिलती है, लोकदल और उनके पार्टनर्स को। ठीक है, लोकदल अलोन 160 सीट्स, अकेले लोकदल को ही 60 जो सीट है वो मिल जाती हैं। एंड दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, और इसलिए देखो 90 में से कितनी चाहिए होगी, 46 चाहिए होगी ना, क्योंकि 45 आधी होती है, 45 से एक ज़्यादा जिसकी हो जाएगी वो क्या होगा, मेजोरिटी में आ जाएगा। तो इनकी तो अकेले ही 60 सीट थी, तो क्लियर मेजोरिटी जो है लोकदल को मिल गई थी। इसके अलावा जो इनके सहायक दल थे उनको उनकी 60 और 16 कुल मिला के 76 जो है सीट्स इनको मिल गई थी। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट ही मिल पाई थी। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होते हैं जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं यानी कि कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे वो तुरंत रिजाइन कर देते हैं क्योंकि उनकी पार्टी हार गई थी। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। इसके बाद क्या होता है, देखो जो जीती हुई पार्टी होती है उसके एमएलएस मिलकर अपना लीडर चुनते हैं जो कि क्या बनता है, राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी कि जो नए एमएलएस चूज होकर आए थे लोकदल के, उन्होंने देवीलाल को अपना लीडर चूज किया। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करता है चीफ मिनिस्टर की, गवर्नर करता है। इसलिए गवर्नर ने जो है इन्वाइट किया देवीलाल को कि वो जो हरियाणा राज्य के नए चीफ मिनिस्टर बन जाए। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के 3 दिन के बाद वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ही As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen. जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनकी सरकार क्या इशू करती है, एक सरकारी ऑर्डर, एक सरकारी आदेश इशू करती है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन्स मतलब जितने भी लोन बकाया है, जितने भी ऋण बकाया हैं, किन किन के, छोटे फार्मर्स के, एग्रीकल्चरल लेबरर के, खेतों के जो खेतों के जो मजदूर होते हैं उनके, और छोटे बिजनेसमैन के, इन सब के जो ऋण है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। इस पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years, उनकी पार्टी 4 साल तक जो है रूल करती है। द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991, अगले इलेक्शंस 1991 में होते हैं। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, लेकिन इस समय
पार्टी होती है वो उतना पॉपुलर सपोर्ट नहीं हासिल कर पाती जितना वो पिछले इलेक्शंस में किया था। द कांग्रेस won द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर से कांग्रेस जीत जाती है और सरकार बनाती है। Jagdeep and Navpreet read this story and drew the following conclusion. Can you say which of these are right or wrong, or if the information given in the story is inadequate to call them right or wrong? देखो जगदीप और नवप्रीत ने भी यही सेम स्टोरी पढ़ी हरियाणा की और इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कंक्लूजन सही हैं और कौन से गलत हैं, या फिर कौन से कंक्लूजन ऐसे हैं कि जिनको हम इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जिन नतीजों पे हम नहीं पहुंच सकते, मतलब डेटा इनसफिशिएंट है। पहला है देखो, इलेक्शंस कैन लीड टू चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या इलेक्शंस जो है सरकार की पॉलिसी को चेंज करने में मदद करते हैं? देखो सरकार ही बदल जाएगी तो पॉलिसी तो अपने आप ही चेंज होगी। अगर मान लो एक पार्टी जो पहले रूल कर रही थी वो चली जाती है, जैसे यहाँ पे कांग्रेस थी, वो हार जाती है और लोकदल आ जाता है, तो जो सरकार की जो पॉलिसी होती है वो तो चेंज हो गई ना, है ना। तो इलेक्शंस के द्वारा जो सरकार की पॉलिसी है वो बदल सकती है। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज स्पीचेस। गवर्नर ने देवीलाल को इसलिए चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बुलाया था क्योंकि वो उनकी स्पीच से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। क्या सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है। गवर्नर सिर्फ और सिर्फ किसको बुलाता है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए? जो पार्टी इलेक्शन में जीतती है, और जीती हुई पार्टी के जो एमएलए होते हैं वो जिसको अपना लीडर चूज करते हैं, गवर्नर उसको सरकार बनाने के लिए बुलाता है। ठीक है। पीपल आर अनहैप्पी विद एवरी रूलिंग पार्टी एंड वोट अगेंस्ट इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। जो लोग होते हैं वो हर एक जो रूलिंग पार्टी होती है, यानी कि उस समय की जो सरकार होती है उससे अनहैप्पी यानी कि उससे नाखुश होते हैं और हमेशा उसके एंड वोट अगेंस्ट इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। जैसे हमने यहाँ देखा, पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस से नाखुश थे, लोकदल आता है तो अगली बार लोकदल को भी वोट उससे नाखुश हो जाते हैं, फिर दोबारा कांग्रेस को वोट देते हैं। तो क्या हम ये मान के चले कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है लोग उससे नाखुश होते हैं और अगली बार उसको वोट नहीं करते हैं, दूसरी पार्टी को वोट कर देते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता हमेशा। आपने देखा होगा कि जैसे बीजेपी है पिछले 10 सालों से है, यानी कि पिछला इलेक्शन भी जीती थी और ये इलेक्शन भी जीती, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार जो रूलिंग पार्टी होती है लोग उससे नाखुश ही होते हैं और अगली बार सरकार को बदल देते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता, तो ये भी गलत है। द पार्टी दैट विन्स द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जो पार्टी जीतती है वो जो है सरकार बनाती है, ये सही है। द इलेक्शन लेड टू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा। इस इलेक्शन के बाद हरियाणा में जो है बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए। ये हमें जो है इनएडुकेट डाटा है, इतना सा पैराग्राफ पढ़ के हम ये नहीं बता सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हरियाणा में हुई या नहीं हुई। उसके लिए हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ये डाटा इनसफिशिएंट है, इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नीड नॉट टू हैव रिजाइंड आफ्टर हिज पार्टी लॉस्ट इलेक्शन। जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको इलेक्शन हारने के बाद रिजाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या ये सही है? नहीं, उनको रिज़ाइन करना ही पड़ता। जैसे ही उनकी पार्टी हार गई और तो उनको रिज़ाइन करना ही था। ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी पार्टी भी हार जाए और वो कहे नहीं मैं ही चीफ मिनिस्टर बना रहूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। वाई डू वी नीड इलेक्शंस? इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन मैनी डेमोक्रेसी। हर एक डेमोक्रेसी में जो है रेगुलरली इलेक्शंस होते रहते हैं। वी नोटेड इन चैप्टर 1 दैट देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। 100 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो है लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के थ्रू चूज करते हैं। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। हमने ये भी देखा कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है लेकिन वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस? लेकिन हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। चलो एक ऐसी डेमोक्रेसी को इमेजिन करते हैं जहाँ पे इलेक्शन होते ही नहीं हैं। अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का रूल तभी पॉसिबल होगा जब सब लोग एक साथ मिलकर रोज बैठें और जो है सभी डिसीजंस को एक साथ मिलकर लें। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 2 दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में, बहुत बड़े समाज में जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। ठीक है। नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स। और ना ही ये पॉसिबल होता है हर एक के लिए कि उसके पास इतना टाइम भी हो और इतनी नॉलेज भी हो कि वो आए और सारे डिसीजंस खुद ले सभी मैटर्स के ऊपर। ये भी पॉसिबल नहीं होता है।
ठीक है। ना तो हर एक पर्सन के पास ऐसी नॉलेज हो सकती है, ठीक है, ना ही इतना टाइम हो सकता है कि देश का हर एक नागरिक जो है देश के लिए डिसीजन ले सके। Therefore, in most democracies, people rule through their representative। इसलिए ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो है सरकार को चलाते हैं। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस? क्या कोई ऐसा जो है डेमोक्रेटिक तरीका है कि हम बिना इलेक्शन के ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लें, हम इलेक्शन ही ना करें और हम बोले कि ये पर्सन जो है रूल करेगा या वो पर्सन रूल करेगा बिना इलेक्शन के? क्या ये पॉसिबल है? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। मतलब हम एक ऐसी जगह के बारे में सोचते हैं जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे चुना जाता है। और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एडुकेशन और नॉलेज, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स को उनकी जो है पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा और उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज के बेस पे चुना जाता है। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है या किसके पास ज़्यादा नॉलेज है। But let us say the people can resolve these difficulties. Clearly such a place does not require elections. लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हाँ लोग जो है इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो क्लियरली यहाँ पे क्या होगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी इलेक्शंस की। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? लेकिन क्या हम ऐसी जगह को डेमोक्रेसी फिर कह पाएंगे? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हमें पता कैसे चलेगा कि सभी लोग जो है उस रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेज ऑफ पीपल? हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये लोगों की इच्छाओं के को साथ ध्यान में रखते हुए काम करेंगे कि जैसा लोग चाहते हैं? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? ऐसा हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ना बने रहे? This requires mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so। इसके लिए हमें एक ऐसे मैकेनिज्म, एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़े थोड़े समय के बाद चूज़ करते रहें और अगर उनका काम पसंद नहीं आता तो फिर उनको चेंज कर दें। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। इसी मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इलेक्शंस कहते हैं। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या हुई? जहाँ पे लोगों के प्रतिनिधि जो है सरकार को चलाते हैं, तो ऐसी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। इलेक्शन में जो वोटर्स यानी कि जो वोट करते हैं वो बहुत सारी चॉइसेस में बनाते हैं, जैसे कि दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो चूज़ करते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वो चूज़ करते हैं कि सरकार कौन बनाएगा और उनके लिए जो मेजर डिसीजंस है वो लेगा। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो ऐसी पार्टी को चूज़ कर सकते हैं जिसकी पॉलिसी सरकार को गाइड करेगी और लॉ मेकिंग करेंगी। ठीक है, तो ये सारे काम हम जो है हम ये सारे चीज़ें देखते हैं कि क्या ये पार्टी हमारे लिए ये सारे काम करेगी या नहीं, उसके बाद हम उसको जो है वोट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर कि इलेक्शंस क्यों ज़रूरी होते हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सभी लोग मिलके, जितने भी लोग देश के नागरिक हैं वो सब मिलके सरकार नहीं चला सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं और वो हमारे लिए सरकार को चलाते हैं। ठीक है, क्या क्या काम कराते हैं, ये जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े, ये सारे काम जो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।